Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 main book Beehive, chapter number 8. Name of the chapter Reach for the Top. In last lecture I have explained you the story and 4 point I have completed. Now let's start from the point 5. So point 5, let's start. Wishing away to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. ये जो संतोष यादव थी उसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था और वो धीरे धीरे अपने फादर को भी, जैसे उसके फादर यूज्ड टू हो गए कि वो उनको आगे धीरे धीरे परमिशन देते गए और वो और आगे पढ़ते गई. संतोष पास द हाई स्कूल. संतोष ने हाई स्कूल पास कर दी एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. हाई स्कूल पास करके वो जयपुर गई. शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया. संतोष रिमेंबर, संतोष को ये ऑलवेज याद था, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, जो कस्तूरबा हॉस्टल थी जहाँ पर वो रहती थी उसका जो फेस था, यानी उसके जो सामने था, फेस द अरावली हिल. ये कस्तूरबा जो हॉस्टल थी उसका जो सामने फेस था वहाँ पर अरावली हिल थी, यानी माउंटेन था. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम. तो मैं ऑलवेज मेरे रूम से देख रही थी कि भाई ये जो विलेजर्स है, गोइंग अप टू द हिल, वो हिल पर जाते हैं, एंड सडनली वेनिस्ड आफ्टर अ वाइल, और थोड़े टाइम के बाद वो जैसे क्या होता है वेनिस यानी दिखने बंद हो जाते हैं. तो मैं अपने रूम से देखती थी कि भाई ये जो विलेजर्स है ये माउंटेन में, ये जो हिल है वहाँ पर जाते हैं और फिर वो दिखने बंद हो जाता है. वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन मैंने सोचा चलो मैं ही खुद जाकर चेक करूं कि रियल में वो लोग जाते कहाँ है. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. लेकिन मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे और कोई नहीं मिला लेकिन फ्यू माउंटेनियर्स. माउंटेनियर्स यानी जो माउंट क्लाइंब करना सीखते हैं तो उसको माउंटेनियर्स, तो फ्यू माउंटेनियर्स वहाँ पर थे. आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम. मैंने उनको पूछा कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ, यानी इन शॉर्ट ये लोग जो क्लाइंब करना सीख रहे थे तो क्या मैं भी आपके साथ ये क्लाइंब करना सीख सकती हूँ. टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, वो बहुत ही सरप्राइज हो गई कि दे आंसर इन अफर्मेटिव. उन्होंने अफर्मेटिव आंसर दिया एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे मोटिवेट किया क्लाइंबिंग करने के, यानी मैं भी क्लाइंबिंग अच्छी तरह से कर पाऊँ, यानी उस तरह से उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया. यानी तब से ये जो संतोष यादव थी, ये क्लाइंबिंग का एक इंटरेस्ट उसके मन में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पर 5th पॉइंट कंप्लीट होता है. तो 5th पॉइंट में हमने सीखा कि संतोष यादव ने अपने फादर को धीरे धीरे कन्विंस करती गई और इस तरह से उसने जो हाई स्कूल की स्टडी थी वो कंप्लीट कर दी. उसके बाद वो जयपुर गई, वहाँ पर महारानी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया. संतोष को पता था कि कस्तूरबा हॉस्टल का जो मेन गेट था उसके सामने अरावली हिल्स थी. वो डेली देखती थी अपने रूम से कि ये जो विलेजर्स है वो हिल में जाते हैं और फिर वो वेनिसिंग यानी दिखने बंद हो जाते हैं, यानी डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है, तो उसने एक दिन खुद जाकर उसने सोचा कि मैं खुद जाऊँ और चेक करूँ कि ये लोग कहाँ जाते हैं. जब वो वहाँ पर गई
तो उसको और कोई नहीं मिला, लेकिन फ्यू माउंटेनियर्स जो माउंटेन क्लाइंब करना सीखते वो कुछ लोग वहाँ पर थी। तो उसने पूछा कि भाई मैं क्या आपके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ, और वो सरप्राइज हो गई कि उन लोगों ने अफर्मेटिव आंसर दिया, यानी वो उन लोगों ने हाँ कहा। और तब से ये जो संतोष यादव थी उसने क्लाइंबिंग करना सीखना स्टार्ट किया। उन लोगों ने उसको मोटिवेट भी किया कि भी तू क्लाइंबिंग में अच्छी है तो तू क्लाइंबिंग में आगे बढ़। नाउ 6 पॉइंट है, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। उसके बाद ये जो यंग गर्ल थी उसने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, यानी वो आगे ही बढ़ती गई। सी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, एंड एनरोल इन अ कोर्स ऑफ उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसने कुछ पैसे जो उसको पॉकेट मनी मिलते थे अपने घर से उसको बचाए, और उसने उत्तर काशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वहाँ पर उसने अपना नाम लिखवाया, यानी उसको वहाँ पर एक परफेक्टली जो माउंटेनियरिंग का जो कोर्स है वो उसने करने का डिसाइड किया, और इस तरह से अपना नाम भी वहाँ पर लिखवा दिया। माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। उसका जो कॉलेज का सेमिस्टर था जयपुर में तो उसका एंड होता था अप्रैल में, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। ओके, अप्रैल में एंड होता था, लेकिन इस बार कब हुआ, 19th ऑफ मे। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तर काशी ऑन द 21st। तो 19th को कंप्लीट हुआ और उसको 21st को तो मई को कहाँ जाना था, उत्तर काशी, जहाँ पर उसने माउंटेनिंग कोर्स के लिए जो नेहरू इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उसने नाम लिखवा दिया था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तो वो जयपुर से डायरेक्ट वो उत्तर काशी के लिए निकल गई, वो घर पर नहीं गई। जनरली क्या करती थी, वो घर पर जाती थी वेकेशन में, लेकिन इस बार वो घर पर नहीं गई, डायरेक्ट वो पहुँच गई उत्तर काशी। I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग पर चली गई। I had to write a letter to apologize to my father without whose permission I had got myself enrolled in उत्तर काशी। तो मैंने अपने फादर को एपोलॉजी यानी माफ़ी मांगता हुआ लेटर लिखा, उनको इन्फॉर्म किया कि मैंने आपकी परमिशन के बिना मैंने वहाँ पर उत्तर काशी में अपना नाम लिखवा दिया है, और मैं इस बार घर पे नहीं आते हुए डायरेक्ट मैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। यानी इस तरह से फादर को इन्फॉर्म करके उनने क्या किया, परमिशन ले ली। ओके, तो यहाँ पर 6 पॉइंट कंप्लीट होता है। उसमें हमने सीखा कि ये जो संतोष यादव थी तो उसने जब उन लोगों ने परमिशन दी, यानी उन लोगों ने अफर्मेटिव आंसर दिया कि भैया आप हमारे साथ सीख सकते हो, और तब से उसके बाद उन्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उसने थोड़े पैसे अपने जो पॉकेट मनी मिलते थे उसमें से सेव करके उतने उत्तर काशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है वहाँ पर उसने अपना नाम भी लिखवा दिया। उसका जो कॉलेज का सेमिस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में एंड होता था, लेकिन उस टाइम पर 19 मई को कंप्लीट हुआ, और उसको उत्तर काशी जहाँ पर नाम लिखवाया था वहाँ पर 21 को पहुँचना था। तो उसने घर पे नहीं जाते हुए डायरेक्ट वो सीधी ट्रेनिंग के लिए उत्तर काशी पहुंच गई, और बाद में उसने अपने फादर को माफ़ी मांगते हुए एक लेटर लिखा जिसमें बताया कि मैंने आपकी परमिशन के बिना मैंने यहाँ पर ये उत्तर काशी में ये जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है वहाँ पर मैं ट्रेनिंग के लेने के लिए आ गई हूँ। इस तरह से उन्होंने अपने फादर को बाद में इन्फॉर्म किया। 7th पॉइंट है, देर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिंग एवरी ईयर। उसके बाद संतोष एवरी ईयर यानी हर साल वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए चली जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली, उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगी, यानी वो अच्छी तरह से सीखने लगी। ऑल्सो सी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। दूसरा, उसके अंदर उसकी बॉडी में ऐसे जिससे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, एक एल्टीट्यूड यानी एक हाइट पर जहाँ जो कोल्ड है उसको उसकी बॉडी बियर करने लगी। ओके, यानी उसकी बॉडी इतनी कैपेबल हो गई कि जितना भी कोल्ड है कोई ऊंचाई पर तो उसको उससे कोई प्रॉब्लम होने नहीं लगा। इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील,
उसने धीरे धीरे जैसे एक अपनी विल बना दी कि भाई मुझे एक आइडल, यानी एकदम स्ट्रांग हो गई। फिजिकली एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, वो फिजिकल भी एकदम स्ट्रांग बन गई और मेंटली भी एकदम स्ट्रांग बन गई कि भाई मुझे कुछ भी करो, कैसी भी हालत हो, मैं माउंटेनिंग अच्छी तरह से कर लूँगी। इससे वो अपने आप को कैपेबल बना दिया। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने बार बार अपने आप को प्रूव किया। अलग अलग छोटे मोटे जो माउंटेन्स क्लाइंब करके उसने अपने आप को प्रूव किया कि भाई मैं कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, फेस कर सकती हूँ। एंड इस तरह से उसने अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाया। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992। तो उसने ये जो अपना हार्ड वर्क था और जो सिंसियरिटी थी उसको प्रूव करने का टाइम, यानी उसके एग्ज़ाम देने का टाइम कब आया, 1992 को। जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड साइली आस्क्ड टू अरावली माउंटेनिंग इफ़ सी कुड जॉइन देम। 4 साल के बाद उसने जब ये माउंटेनिंग सीखना स्टार्ट किया था, उसके 4 साल के बाद कि जब उसने वो माउंटेनर्स को देखा अरावली हिल में और उनको पूछा कि मैं क्या आपके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ, तो ये जब पूछा उसके 4 साल के बाद उसको चांस मिला कि एट बेरली 20 ईयर ऑफ एज, उस टाइम पर उसकी एज ओनली 20 ईयर थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। तो 4 साल के बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने, जब उसकी एज ओनली 20 ईयर थी, तब उसको माउंट एवरेस्ट उसने स्केल कर दिया। एंड सी बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। तो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी वुमन, वो भी यंगेस्ट, कि ओनली 20 ईयर में उसने माउंट एवरेस्ट क्या कर दिया, क्लाइंब कर दिया। तो पूरे वर्ल्ड में ये उसको एक नामना मिली। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, तो उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसके वजह से उसके जो सीनियर्स थे वो ऑलवेज इम्प्रेस हो जाते हैं। जनरली क्या होता है कि एक एज के हिसाब से देखो कि भाई ये यंग एज है, तो यंग एज में बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। उसके बेटर है कि भाई जो सीनियर है, यानी जो एजेड है, वो बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जो यंगस्टर होते हैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं होते। दूसरा, इतना जो टफ़ जो एटमॉस्फेयर था, इतना टफ़ जो क्लाइंबिंग था, कि कोई भी जो यंगस्टर होता है वो इतना अपने आप को इतना पेन देने के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन ये 20 साल की एज में उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि माउंट एवरेस्ट उसने क्या किया, क्लाइंब कर दिया। तो इसकी वजह से उसके जो सीनियर्स थे वो रियल में बहुत ही इम्प्रेस हो गए। हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर। दूसरा, उसका जो नेचर था कि भी दूसरे को कहीं पर भी ज़रूर हो तो हेल्प करना, दूसरे की बातें मानना और साथ में काम करना। तो ये एक जो टीम स्पिरिट थी उसकी, कि जिसकी वजह से भी उसके जो साथ में फेलो क्लाइंबर्स थे तो उनके साथ उनको रहना अच्छा लगा। ओके, जनरली क्या होता है, जनरेशन गैप हो जाता है। ये जो मोस्ट ऑफ क्लाइंबिंग करने वाले होते हैं कि उनकी एज मोर देन 30 होती है एंड सी वॉज ओनली 20 ईयर ओल्ड। तो एक जनरेशन गैप क्रिएट होता है। जो यंगस्टर होते हैं वो ये जो एल्डर्स होते हैं उसकी बात को मानते नहीं हैं, ओके, उसका अपोज करते रहते हैं। लेकिन ये जो संतोष यादव थी, उसने उसके जितने भी सीनियर्स थे, ओके, उनको अच्छी तरह से समझा, उनके साथ एक टीम स्पिरिट से काम किया, कि जिसकी वजह से उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, जैसे उनके हार्ट में ये संतोष यादव को एक जगह मिल गई। यानी सब लोग को ऐसा लगा कि नहीं, सी इज़ अ रियली बेस्ट गर्ल। ओके, वो ओनली क्लाइंबिंग में नहीं, लेकिन सी इज़ अ बेस्ट विद द हार्ट, कि उसका जो हृदय है वो भी अच्छा है, वो हर एक के साथ अच्छी तरह से बिहेव करती है, हर एक के साथ अच्छी तरह से काम करती है, ओके, किसी को हेल्प करने के लिए रेडी है। यानी ऐसी बहुत सारी जो अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ रियल में होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स में, वो सब क्वालिटी इसमें है, कि जिसकी वजह से
उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे वो उससे बहुत ही खुश थे, यानी किसी को कोई कंप्लेंट नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर 7 जो पॉइंट है कंप्लीट होता है। उसमें हमने सीखा कि संतोष यादव ने फिर ये जो क्लाइंबिंग का जो ट्रेनिंग था वो एवरी ईयर वो ट्रेनिंग लेने जाने लगी। धीरे धीरे उसकी जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने लगी। ओके, उसको एक एल्टीट्यूड पर, एक ऊंचाई पर जो कोल्ड होती है उसको सहन करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगी। उसका जो विल पावर है वो बढ़ने लगा। उसको फिज़िकल एंश्योरेंस, यानी वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई कोल्ड है या हाइट है तो उससे उसको जो प्रॉब्लम रील में जनरली होता है वो प्रॉब्लम उसका होना बंद हो गया। यानी वो एक टफ बन गए, मेंटली टफ बन गई और फिज़िकली वो टफ बन गए। और उसको चांस मिला 1992 में, जब उसने फर्स्ट टाइम ये अरावली हिल में जाकर जो क्लाइंबर्स थे, माउंटेनियर्स थे, उनको जब उसने पूछा था कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ, तो उसके 4 साल के बाद उसको जैसे एक चांस मिला। उस टाइम पर उसकी एज अराउंड 20 ईयर थी और 20 ईयर की एज में ये जो संतोष यादव थी कि उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया और सी वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। ये वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट वुमन थी कि जिसने ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, यानी ये उसको खिताब मिल गया, ये उसकी नामना हो गई। अभी उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी और जो फिज़िकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ था, उसकी वजह से उसके जो सीनियर्स थे वो इम्प्रेस हो गए। दूसरा, उसके किसी के बारे में किसी का अच्छा सोचना, टीम स्पिरिट, यानी इतने बहुत सारे जो एक वर्च्यूज होते हैं कि भाई आज जनरेशन गैप, क्योंकि बाकी जो लोग थे उनके सीनियर्स डेफिनेटली, इसकी एज 20 थी तो वो लोग मोर देन 30 के आसपास हो गए। तो ये जो जनरेशन गैप होना चाहिए, लेकिन वो भी उसने नहीं किया और सबके साथ वो अच्छी तरह से बिहेव करते थे कि जिसकी वजह से उसके जो सीनियर्स थे वो बहुत ही खुश रहते थे और जैसे सबके हार्ट में ये संतोष यादव ने अपनी जगह बना ली थी। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स गो हेड। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, तो 1992 के जो एवरेस्ट मिशन था उसमें संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर who lay dying at the साउथ पोल। तो संतोष यादव को एक स्पेशल केयर मिला, यानी काम करने का कि भाई आप जो साउथ पोल, ओके, जो लोग नीचे आ रहे थे उनकी केयर करनी है आपको, ऐसा एक स्पेशल उसको टास्क दिया गया। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन वो उन लोगों को बचाने में वो अनसक्सेसफुल रही। हावेवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उनको जिसको बचाने का टारगेट मिला था लेकिन उसको नहीं, लेकिन किसी और को वो बचाने में सक्सेसफुल हुई। किसी और को उसने बचाया जिसका नाम था मोहन सिंह। वो वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड सी नॉट शेड हर ऑक्सीजन विथ हिम। तो उसके साथ वो अपना ऑक्सीजन शेड नहीं कर पाई, लेकिन उसकी जान उसने बचा ली। ओके, तो यहाँ पर ये 8 पॉइंट में दिया है कि ये जो संतोष यादव थी जब 1992 एवरेस्ट मिशन पर जा रही थी तब उसको एक टास्क दिया गया था कि वहाँ से जो लोग वापस आ रहे थे कोई प्रॉब्लम की वजह से वो फंस गए थे तो उनको बचाना था। लेकिन जिसका लिस्ट दिया था उसमें से वो किसी को तो नहीं बचा सकी, लेकिन एक दूसरा इंसान कि जो लिस्ट में नहीं था लेकिन वो भी इसी तरह से फंस गया था जिसका नाम था मोहन सिंह, उसको उसने बचाया। जबकि वो अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर थी वो उसके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। फिर 9th में दिया है विदिन 12 मंथ संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। तो एक ही साल में 12 मंथ, एक ही साल में यानी 12 मंथ में संतोष ने अपनी नामना इतनी कर दी कि जिसकी वजह से इंडो नेपालीज वुमेन जो एक्सपेडिशन था उसमें उसको इनविटेशन मिला ज्वाइन होने का। ओके, तो वो उसके साथ ज्वाइन हो गई। सी देन स्केल द एवरेस्ट सेकंड टाइम, थस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस। तो उसको उनके साथ जाने का दूसरा एक चांस मिला, तो उनके साथ भी वो गई और इसकी वजह से उसका दूसरा एक रिकॉर्ड बना कि यंगेस्ट वुमन
कि सी स्केल द माउंट एवरेस्ट 2 टाइम, ओके, 2 बार ये जो वुमन थी यानी ये जो संतोष यादव थी उसने 2 टाइम माउंट एवरेस्ट को क्या किया, क्लाइम किया। ऐसा दूसरा एक रिकॉर्ड उसका बन गया। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनिंग। और जैसे ये उसने एक माउंटेनिंग में उसको एक यूनिक प्लेस मिला, ओके, कि भाई ये जो लड़की ये जो संतोष यादव है, एक तो सी फर्स्ट उसने रिकॉर्ड किया था यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड वो क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, और सेकंड टाइम उसने एक ही साल में दूसरी बार वो उसने क्लाइम किया कि जिसकी वजह से उसका रिकॉर्ड हो गया कि भाई यंगेस्ट और वो भी 2 टाइम क्लाइम करने वाली वर्ल्ड में फर्स्ट गर्ल। इन द रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, द पद्मश्री। अभी ये इंडिया की थी, तो इंडिया की थी इसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो ये अचीवमेंट हासिल की जिसकी वजह से उसको ये नेशन का जो टॉप ऑनर यानी जो एक सम्मान मिलता है जिसका नाम है पद्मश्री, तो उसको पद्मश्री उसको दिया गया क्योंकि वो इंडिया की फर्स्ट ऐसी वुमन थी कि जिसने इंडिया की जनरली पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी वुमन थी कि जो यंगेस्ट एज में उसने 2 टाइम माउंट एवरेस्ट क्या किया था, क्लाइम किया था। ओके, नाउ सी द 10th, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी यानी माउंट एवरेस्ट की टॉप पर थी, तब उसकी फीलिंग के बारे में बात करें कि उसकी फीलिंग क्या थी, तो उसकी फीलिंग के बारे में जब जाना तो संतोष ने कहा कि आई टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट ऑफ सिंक इन। तो ये ऐसा मोमेंट था, मुझे लगा कि ये मोमेंट में मैं डूब जाऊँ, मैं अपने आप को क्या करूँ, डुबा दूँ, मैं समझूँ उसको, ये जो मोमेंट है उसको मैं ध्यान से समझूँ। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। तो उसके बाद उसके पास इंडियन ट्राई कलर था, वो इंडियन ट्राई कलर यानी जो फ्लैग था उसको वहाँ पर अनफोल्ड किया यानी लहराया, दिखाने के लिए कि भाई ये इंडियन है और उसने माउंट एवरेस्ट क्या किया है, क्लाइम किया है। ओके, तो पूरे वर्ल्ड को इसे दिखाना चाहती थी कि नाउ आई एम इंडियन एंड आई क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल। ये जो फीलिंग थी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सके, ऐसी फीलिंग थी, उसको वर्ड में या हम कोई भी तरह से उसको बयां नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग उसने वहाँ पर रियलाइज़ की थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो इंडियन फ्लैग था वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड की टॉप पर फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। रियल में ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट यानी स्पिरिचुअल का मीनिंग होता है गॉड के बारे में, तो एक स्पिरिचुअल मोमेंट थी, एक पवित्र टाइम था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। मुझे प्राउड हो रहा था कि मैं एक इंडियन हूँ। ओके, जब उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया तो किसी ने पूछा कि भाई वेन यू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट आपको कैसी फीलिंग हो रही थी, तो उसका आंसर देते उसने कहा कि भाई थोड़े टाइम के लिए तो जैसे मैं एकदम ये मोमेंट को समझ नहीं पा रही थी, मैं उसको समझने का ट्राई कर रही थी। उसके बाद उसने अपना जो इंडियन ट्राई कलर था उसको निकाल कर वहाँ पर क्या किया, अनफोल्ड किया कि जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ये ऑब्जर्व करे कि भाई हम इंडियन हैं और हम क्या है आगे है, पूरा वर्ल्ड उसको ऑब्जर्व करे। दूसरा उसने आगे कहा कि ये ऐसी फीलिंग थी कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको वर्ड में बयां नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो वर्ल्ड की टॉप पर था। एक रियली ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट थी और मुझे प्राउड हो रहा था कि मैं एक इंडियन हूँ। तो इस तरह से 9th में उसने बताया 9th पॉइंट में कि भाई
जब उसने फर्स्ट टाइम क्लाइम किया 1992 में, उसके 12 मंथ में ही ये जो संतोष यादव थी उसको इंडो नेपालीज वुमन एक्सपेडिशन की एक जो एसोसिएशन था उसमें उसको ज्वाइन होने का एक चांस मिला, उसको इनविटेशन मिला, उसके साथ जुड़ गई। और वो जो टीम थी वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रही थी, तो उसको सेकंड टाइम पर क्लाइम करने का एक चांस मिला, तो वो भी उनके साथ जुड़ गई और सेकंड टाइम पर भी उसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया, कि जिसकी वजह से उसका एक नया रिकॉर्ड बन गया। फर्स्ट उसने रिकॉर्ड किया कि शी वॉज द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। नाउ सेकंड उसको ये एक नेम मिला कि भाई शी इज़ द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड हु क्लाइम द 2 टाइम माउंट एवरेस्ट। देखिए पहले 1 टाइम का मिला था, अभी उसको 2 टाइम का उसको क्या मिलेगा, खिताब मिल गया। तो इस तरह से उसने जो काम किया था जिसकी वजह से ये इंडियन थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जो इंडिया का सबसे बेस्ट जो अवार्ड है जिसको बोलते हैं पद्मश्री, तो पद्मश्री देकर उसका सम्मान किया गया। फिर 10th में दिया है कि भाई जब उसको पूछा गया उसके बारे में कि भाई आप जो क्लाइम किया तब आपने क्या फ़ील किया, तो उसने कहा था कि भाई मैंने ऐसा फ़ील किया कि कुछ टाइम तो वो एकदम रुक गई थी, जैसे उसके माइंड में कोई ख्याल नहीं चल रहा था। उसने ये टाइम को समझने का ट्राई किया, उसके बाद ये जो फीलिंग उसने ट्राई कर निकाला वहाँ पर अनफोल्ड किया। जो फीलिंग थी उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाती थी, लेकिन हाँ उसको ये पता था कि इंडियन जो फ्लैग है वो अभी वर्ल्ड के टॉप पर फ्लाई कर रहा है। ओके, उसको प्राउड हो रहा था कि वो एक इंडियन है। ऑल्सो अ फेरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, तो वो एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट थी, यानी पर्यावरण के बारे में भी उसको बहुत ही नॉलेज था और उसमें भी बहुत ही इंटरेस्ट रखती थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, तो एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट थी। इसकी वजह से उसने जब वो वापस आ रही थी तब उसने अपने साथ 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज, जो पहले लोग गए थे तो बहुत सारा कचरा वो डाल कर गए थे, तो वो जो कचरा था वो कचरा भी वो अपने साथ में नीचे लेकर आई, कि जिसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो पर्यावरण था वो बिगड़ गया था, तो उसको भी उसने क्या किया, साफ़ किया। यानी वो पर्यावरण के बारे में बहुत ही अच्छा उसको नॉलेज था। और दूसरा वो उसमें मानती थी कि हमें अपना जो पर्यावरण है उसको क्लीन रखना है, हमें उसको गंदगी नहीं करनी है। तो खुद तो नहीं करती थी, लेकिन जो लोग पहले जिन लोगों ने क्लाइम किया था और जो जो कचरा वहाँ पर वो छोड़ कर आए थे, तो बहुत सारा मैक्सिमम यहाँ पर बोला है कि 500 किलोग्राम, ओके, यानी बहुत ज़्यादा होता है। तो 500 किलोग्राम जितना कचरा वो अपने साथ जब वापस आई तब वो ये लेकर आई, तो जिससे हमें पता चलता है कि वो रियल में इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही अच्छा सोचती है। क्योंकि ओनली क्लाइम करना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्लाइम करते करते ज़रा भी कचरा नहीं गिराना और किसी और ने जो गिराया है उसको भी कलेक्ट करना और उसको वहाँ से नीचे लाना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ये संतोष यादव ने करके बताया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो 10 पॉइंट था उसमें सीखा कि ये जो संतोष यादव थी वो जैसे ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच गई थी, वहाँ पर उसने ट्राई कलर अपना लहराया, उसकी जो फीलिंग थी वो डिस्क्राइब नहीं कर पाती थी। लेकिन दूसरा दिया है कि वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, उसने वापस आते टाइम 500 किलोग्राम जितना गार्बेज जब हिमालय से वापस आए तो ये लेकर आई, कि जिसकी वजह से उतना कचरा वहाँ पर कम हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप क्या ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.